गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ज़रा कि आपकी क्लासेस आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से आप सब लोग बता दें कि क्लास चल रही है ना, आपको यहाँ पर स्लाइड विजिबल हो रही है ना। फिर मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ज़रा मुझे एक बार यहाँ पर ओके। हाँ, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो कुछ बातें बता दूं यहाँ पर इस बैच के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इस बैच की आज जो आपकी जो क्लास होने वाली थी, इस बैच की वो क्लास होने वाली थी एक्चुअली 6 से 8, बट कुछ छोटा सा टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास आज 8 बजे हो रही है। बट डोंट वरी, बाकी के दिन आपकी हमेशा जो क्लास है वो 6 to 8 PM पर ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके सबको, मैं यहाँ पर सबके कमेंट्स देख पा रही हूँ। क्लास चल रही है। दया शंकर मैम योर ओके, जूलॉजी की क्लास चल रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सारी बातें बताऊंगी आपको कि किसकी क्लास चलनी है किसकी क्लास नहीं चलनी है। थोड़ा सा आप पेशेंस तो रखें, एक बार मैं सारी बातें बताने वाली हूँ इस बैच के बारे में, आप थोड़ा थोड़ा वेट कीजिए। ऑल क्लियर? ओके चलो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता दूँ। देखिए आप सबको पता है कि अभी हमारे कंट्री की जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। आप सबको पता होगा कि जो टाइम्स कोचिंग है उसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में प्रॉपर मुखर्जी नगर वाले एरिया में है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। मैं आज से ठीक 10 दिन पहले मैं दिल्ली में ही थी, आप सबको पता होगा, मैं दिल्ली से ही क्लासेस ले रही थी। बट अभी जिस एरिया में मैं रह रही थी वहाँ पर कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे वहाँ से अपने घर शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं यहाँ से आपकी क्लासेस लूँगी। अब डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा मैम आज आप बायो में क्या पढ़ाएंगी। अरे यार थोड़ा तो रुको। ओम प्रकाश आप बोल रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच में अभी तक जब तक आपका लॉकडाउन रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको जितना मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ डिजिटल बोर्ड पर, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ होने वाला है, क्योंकि आपको प्रॉपर PDF मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रही हूँ। तो आपको वहाँ पर जो इन बच्चों को ये रहता है कि भाई मैम दोनों बाइलिंगुअल बैच होगा कि नहीं होगा, वो सारी आपकी सारी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की अभी कहाँ हैं आप, मैं भी अपने घर हूँ, जयपुर हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी। देखिए आपको जो है आपको सिर्फ 3 पॉइंट से मतलब होना चाहिए। एक तो आपकी क्लासेस रेगुलर हो, तो मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि आपकी क्लासेस हमेशा 2 घंटे की रेगुलर क्लासेस होंगी। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, जब तक लॉकडाउन रहेगा, आप सबको पता है कि अभी 31 मई तक है। अगर 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो 1 जून से आपकी क्लासेस प्रॉपर स्टूडियो से आपके डिजिटल बोर्ड से होंगी। ठीक है, और नंबर 3 पर जो बात है, आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल में बैच होगा। और नंबर 4 पे जो बात है वो आपकी ये है कि आपको दोनों मीडियम में आपको पूरा का पूरा आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस बैच की जो टाइमिंग है बच्चों वो 6 से 8 की ही है, आप याद रखेंगे। कल से हमारी जो क्लासेज होंगी वो 6 to 8 PM होंगी। आज नहीं हुआ क्योंकि आज कुछ एरर आ गया था, यहाँ आंधी वांधी आ गई थी, तो एक्चुअली वायर वूर हिल गया था, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बैच के बारे में कि ये जो बैच है वो आपका बायोलॉजी स्पेशल बैच है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि ये जो बैच है वो बायोलॉजी स्पेशल बैच है। इस बैच के अंदर मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी करवाऊंगी, वो बायोलॉजी जो ना कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपको वो सारी बायोलॉजी करवाऊंगी। अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, आपको सबको पता होगा नीट का एग्ज़ाम किसके लिए होता है, कि आपको MBBS के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो मैं आपको नीट के एग्ज़ाम के लेवल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि नीट में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, बट इस बैच को आप एज ए फाउंडेशन बैच आप इसको समझ सकते हैं। राइट, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मैम, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ये जो बैच है वो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है।
तो ज़रा देखिए इस बैच में मैं आपको कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करवाऊंगी और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कंप्लीट बायोलॉजी करवाने वाली हूँ, डोंट वरी। ऐसी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी कि इसके बाद आपको कभी भी बायोलॉजी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ज़रा आप कमेंट्स पे इतना ध्यान मत दीजिए। मैम एनटीपीसी के लिए रहेगा ना, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखें। देखो जब भी आप मेरी क्लास में बैठे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपको आँख बंद करके मेरे पे ट्रस्ट करना होगा कि मैम जैसे पढ़ाएंगी, जो पढ़ाएंगी, जैसे पढ़ाएंगी, जैसे करने को बोलेंगी वो हम करने को तैयार हैं। नंबर 2 पे आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में पेशेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए, है ना। चलो अब देखो हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। देखो सबसे पहला, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी का, अगर आप एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप वो सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप वो सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊँगी। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी, रेलवेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे में आपने भी देखा होगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, अब कब होगा वो गॉड नोस कब होने वाला है, या ग्रुप डी के लिए, उसके भी सारे के सारा आपका लेवल आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जिनको मुझे पता है, जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा होगा डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ के एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारा लेवल में यहाँ पर करवाऊंगी। उसके बाद कुछ बच्चे होंगे जो देते होंगे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, जैसे बिहार वाले होते हैं वो बीपीएससी का देते हैं, जो यूपी वाले होते हैं वो यूपी पीएससी देते हैं, या जो बच्चे राजस्थान वाले होते हैं वो आरएएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सारे के सारे जो पीसीएस में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊँगी। और बाकी अगर कोई बच्चा 11th या 12th क्लास में है तो वो बच्चा भी अपना एज ए फाउंडेशन बैच की तरह आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जितेंद्र कह रहे हैं मैम, हाँ जी मैम मैंने ओके आपने फॉर्म भर रखा है। इसके अलावा जो बच्चा आरपीएससी के लिए, आप सब जानते होंगे जो राजस्थान वाले बच्चे थे आरपीएससी के लिए मैम आप बैच लाइए, तो आरपीएससी के भी सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाऊंगी। जितना भी लेवल है वो सारे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। अब बच्चों आपको कुछ बातों में आपका मेरा ध्यान से कुछ बातें आपको सुननी है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बात सुननी है आपको, आप मेरे से आगे कभी भी, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, सबके कमेंट्स देख रही हूँ, बट मैं आप लोग सोच रहे होंगे आपके कमेंट्स आपको आपस में क्यों नहीं दिख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स सारे दिख रहे हैं। यस बच्चा, मुझे आपके सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। नवा किशोर गोरई आपका दिख रहा है, प्रियंक तोमार आपका दिख रहा है, मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं और ये लाइव क्लास है बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ मेरे बैच में आपको कैसे पढ़ना है। मुझे यहाँ पर सिर्फ ये जो बैच मैंने प्लान किया है वो मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए प्लान किया है। देखो आप सबको पता होगा ये जो टाइम्स का प्लेटफॉर्म है उस पर जीएस स्पेशल के कोर्सेज चलते हैं, साइंस स्पेशल के कोर्सेज चलते हैं, तो मुझे बायोलॉजी स्पेशल लाने की रिक्वायरमेंट क्यों थी। मैं साइंस में भी, साइंस स्पेशल में भी पढ़ाती हूँ, बहुत सारा बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मुझे बायोलॉजी स्पेशल बैच बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्कूल के बच्चों के फ़ोन आए थे कि मैम हम 11th क्लास में, हम 12th क्लास में हैं, या कुछ बच्चे जो आरपीएससी वाले हैं और स्टेट पीसीएस वाले थे, उन बच्चों की डिमांड आई थी मेरे पास कि मैम आप एक बायोलॉजी स्पेशल का बैच लाएँ। मैं इस बैच में अपना बेस्ट दूंगी, मैं आपको 130+ आवर्स यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। डोंट वरी, बस आप लोगों के पास थोड़ा सा मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। वो क्या कि आप लोग बस पेशेंस के साथ रहें। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा ये करा दो, अभी ये करा दो, उसके बाद ये करा दो, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। चल तो मुझे थोड़ा सा मैम घर पे मेंबर ज़्यादा रहते हैं। अब ये आप क्या बात कर रहे हैं, घर पे मेंबर ज़्यादा रहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग नितेश कुमार, गुड इवनिंग। चलिए तो आपका इस बायोलॉजी स्पेशल बैच का टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। चलो अब हम जय श्री राम करते हैं और हम हमारे बैच को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर बड़ा बड़ा लाइन में दिखा हुआ है बायोलॉजी विद काजल सिहाग। आप सब जानते हैं मेरा नाम काजल सिहाग है और मैं यहाँ पर बायोलॉजी की एडुकेटर हूँ। वैसे मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ यहाँ पर, और मैं एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ाती हूँ। इसके बाद बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री स्पेशल बैच भी लाऊंगी, डोंट वरी। चलो अब देखो मैंने इस स्लाइड में यहाँ पर क्या लगा रखा है, पेशेंस के साथ। अब कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, फिनिश होने के बाद एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। हाँ, जो बच्चा पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, बिल्कुल पुलिस का तो आप ऐसे चुटकियों में आप आंसर दे दोगे। मैं आपके सामने एक एक एग्जाम जिसके मैंने नाम लिया ना, इन सारे एग्जाम के सारे मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ लाकर स्लाइड में आपको लगवाऊंगी और मैं बताऊंगी कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा था।
ठीक है। अब प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, एक एक बात ऐसे पढ़िए कि इसके बाद मैं कॉमर्स से हूँ, कोई बात नहीं, आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप उर्दू के बैकग्राउंड से, आप संस्कृत के बैकग्राउंड से, डजेंट मैटर, आप सिर्फ यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहें, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आप एक एक करके स्टेप सारा का सारा चीज़ें आपको नोट करनी है, जैसे मैं बोलूँ वैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो हो गया आपका आपके बर्थडे पर केमिस्ट्री स्पेशल, ओके डोंट वरी, थोड़ा बायोलॉजी स्पेशल बैच को देखो, मैं बैच में आप बहुत कम लाऊंगी, पर जो भी बैच लाऊंगी उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है, आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना है। सिलेबस क्या होगा अमित कुमार, थोड़ा रुकिए, मैंने कहा ना ऑनलाइन क्लास में आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, आप पेशेंस के साथ बैठिए, मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड, अगर आपसे कोई पूछे कि आज की आपने ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ा, आप बोलोगे कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये जो फर्स्ट आज की और कल की क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मीनिंग समझेंगे बायोलॉजी का, मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, 2 या 3 क्लास में मैं कुछ नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों को, कुछ नहीं का मतलब है मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आज की और कल की क्लास में मीनिंग बताऊंगी कि ये जो आप देख रहे हैं, मैंने बोला बायोलॉजी स्पेशल बैच मैंने डिज़ाइन किया है, तो मतलब ये इस बायोलॉजी का मीनिंग क्या है मैं ये बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप बोल रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आज आपने किसकी क्लास की, आप बोलोगे आज हमने बायोलॉजी की क्लास की। अब सामने वाला इंसान है उसको पता ही नहीं है बायोलॉजी होता क्या है, उसके अंदर पढ़ते क्या है। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजी है वो एक साइंस की ब्रांच है, विज्ञान की ब्रांच है। जैसे आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं, है ना, आपने पढ़ा है इसकी साइंस में एक ब्रांच होती है फिजिक्स, एक होता है आपका केमिस्ट्री, एक होता है एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे ही एक साइंस का ब्रांच होता है क्या, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी एक विज्ञान की ही शाखा है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का ही ब्रांच है। बट जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा हमने, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई भी सब्सटेंस है उसका फिजिकल फिनोमेना क्या है, ऐसे हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 पे आइए। मैम क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, आप प्लीज़ अपने वहाँ से क्वालिटी के ऑप्शन पे जाकर आप अपनी क्वालिटी सही कर लीजिए, मेरी साइड से क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अब वहाँ से प्लीज़ एक बार ठीक कर लीजिए, वहाँ पर क्वालिटी के ऑप्शन है, आप वो सही कर लीजिए। देखो ये बायोलॉजी जो शब्द है, आपसे किसी ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा, हमने बायोलॉजी पढ़ा। ये बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, सबसे पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, मैंने एकदम क्लियर लिखा है कि जो बायोलॉजी है वो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है बायो और सेकंड टर्म क्या है, लॉजी। 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है ये बायोलॉजी शब्द। और ये शब्द किस भाषा से आया, आप बताएंगे। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया। सबसे पहला पॉइंट क्या बन गया कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे आप जानते होंगे ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ये सब क्या होते हैं बच्चे, ये पुरानी भाषाएं हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना कि बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, आप बता देंगे वो एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। अब बात आती है कि बायोलॉजी कितने, अगर मैं बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक मेरे सामने मिलकर आप आया बायो, एक आया लॉजी। देखिए यहाँ पर बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, या आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे लिविंग को हिंदी में बोलते हैं सजीव। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कमेंट मत करो, चुपचाप मेरी बात सुनो, ठीक है। आप कमेंट मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है। ऑल लिविंग। और लॉजी टर्म का मतलब क्या है, जब आप लॉजी टर्म देखेंगे तब उस शब्द का मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना। जब भी आप किसी टर्म के पीछे में लॉजी टर्म देखते हैं उसका मतलब होता है उस चीज़ के बारे में स्टडी करना। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म पक्का सुना होगा कभी ना कभी, कार्डियोलॉजी सुना है, बोलो यस और नो, आप बोलोगे यस मैम। यहाँ पर लॉजी टर्म है, इसका मतलब क्या है आप बताओगे, यहाँ पर जो लॉजी टर्म है उसका मतलब होता है टू स्टडी। कार्डियो का मतलब होता है बच्चों हार्ट, तो वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हार्ट के बारे में। तो हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब भी किसी टर्म के
के पीछे आपको लिखे लॉजी, उसका मतलब होता है टू स्टडी। तो यहाँ पर हमारे सामने बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या निकल के आई, परिभाषा क्या निकल के आई कि बायो टर्म का मतलब है ऑल लिविंग, सभी सजीव, एंड लॉजी का मतलब है टू स्टडी। अब आप मुझे बताओ कि बायोलॉजी की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि बायोलॉजी मैम एक साइंस की ब्रांच है जिस ब्रांच के अंतर्गत हम सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को आपने क्या बना दिया? आपने उसको बायोलॉजी बना दिया। करेक्ट। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, आप क्या बताओगे? केमिस्ट्री में हम बहुत सारे केमिकल्स पढ़ते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कोई पूछे आपसे कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, आप क्या बताओगे? फिजिक्स में हम फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वेव, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। भाई बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? आप बताओगे साइंस का एक ब्रांच है, उसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सामने वाला आपसे पूछेगा कि भाई ये लिविंग होता क्या है, किसको बोलते हैं हम लिविंग, ये सजीव होता क्या है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बना? कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का टर्म है? ग्रीक। सिर्फ अभी तक एक ही क्वेश्चन पढ़ा हमने। अब बात आती है कि चलो ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, इसका मीनिंग समझ में आ गया, ये टर्म आया कहाँ से, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म के ऊपर काम किया? तो आप बताएंगे कि ये जो शब्द है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। साइंटिस्ट नंबर 1, वैज्ञानिक नंबर 1 लेमार्क, एंड वैज्ञानिक नंबर 2 कौन से हैं? आप बताओगे वैज्ञानिक नंबर 2 कौन से हैं? ट्रेविनेरस। कौन है? ट्रेविनेरस। ईयर कौन सा है? इन 1802। कुछ बुक्स में 1801 भी लिखा हुआ होता है, बट आपको आंसर करना है 1802। तो आपने ये जो बायोलॉजी टर्म पढ़ा, जो ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, उसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई, लेकिन इसका नाम रखा कौन से साइंटिस्ट ने? लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहो, LNT नाम से याद कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन गया? पहला क्वेश्चन क्या था? कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक। दूसरा, किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे कि मैम जी आप हिंदी में नहीं पढ़ा रही हैं, मैं एक एक शब्द हिंदी में बोलूँगी। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, ऐसे आप बहुत सारे, फादर ऑफ इकोलॉजी पढ़ा होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा होगा। भाई कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मेजर काम किया होता है किसी भी फील्ड में, उनको उनका फादर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ बायोलॉजी की क्लास में हैं तो हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आपका आंसर है एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात आती है, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर स्किप कर दिए, ध्यान से सुनो। कौन सा स्किप? मैंने कहा बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने बोला थोड़ी देर रुकिए, मैं लिविंग को एक एक, इस लिविंग की मैं ना पूरी की पूरी परिभाषा बताऊंगी। दूसरा, अरिस्टोटल को ही आप, मैंने बोला भाई हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आपने बोला मैम अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम वाई अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को ही क्यों बोलते हैं आप? भाई ऐसा क्या काम कर दिया अरिस्टोटल जी ने जो आप इनको फादर बोलने लग गए? तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। 2 पॉइंट हम क्लियर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट? क्लास में दिमाग के साथ बैठना है। पहला पॉइंट कि लिविंग्स क्या है, मैम ने छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट क्या कि हमने अरिस्टोटल को ही फादर क्यों बोला। दोनों पॉइंट 10 मिनट के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आओ, ये बात हो गई बायोलॉजी की, उसकी डेफिनेशन की, शब्द कहाँ से आया, कौन फादर हैं। अब बात आती है कि इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं मेडिकल केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं आप अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ऐसे ही बायोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। कोई मुझे बता सकता है कि बायोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं? आप में से कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि
बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, एक आप, मैं बोलूँगी कौन कौन सी, आप बताएंगे मैम। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। मैं बोलूँगी आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मोर देन 55 ब्रांचेस होती हैं। जैसे आप बहुत सारे नाम सुनोगे, एक नाम तो मैंने लिखा है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन दो मेन ब्रांच होती हैं। नंबर 1 पे कौन सी होती है? जूलॉजी। नंबर 2 पे होती है बॉटनी। लेकिन 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 वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं 4 ब्रांचेस इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। ध्यान से सुनो कौन कौन सी। नंबर 1 करवाऊंगी जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। नंबर 2 पे बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। नंबर 3 पे माइक्रोबायोलॉजी, जिसको सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। एंड नंबर 4 पे जेनेटिक्स, जिसको आप आनुवांशिकी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर रिपीट कर रही हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चारों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मैं एक एक को करूँगी एलोबरेट कि भाई कैसे हम इन ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनो ज़रा मेरी बात कि इन ब्रांचेस में हम क्या पढ़ते हैं। तो उस पॉइंट को पढ़ने के लिए आप यहाँ पर आइए। देखो, सबसे पहला ब्रांच है यहाँ पर कौन सा? जूलॉजी। अब ध्यान से सुनो, इस जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जूलॉजी, लॉजी टर्म का मीनिंग क्या था? टू स्टडी। जू का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आज मैं बच्चों को जू लेके गई। जू के अंदर क्या रहते हैं? बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो कहने का मतलब कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। भाई जंतु तो एनिमल की हिंदी होगी, प्राणी यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि इसी ब्रांच में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, हम प्राणियों के बारे में भी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको आपने जूलॉजी बोला। क्योंकि हमारा जो मेजर फाइलम है वो एनिमल किंगडम है, सॉरी जो मेजर किंगडम है वो एनिमल किंगडम है। कभी आपसे कोई पूछे कि हमारा जब वर्गीकरण किया गया तो हमें कौन से किंगडम में रखा गया, आप बताएंगे एनिमल किंगडम में रखा गया, जानवरों में रखा गया हमें। वो बात अलग है, हमारा आगे चलकर फाइलम जो है वो कौन सा बन जाता है? मैमल्स बन जाता है। लेकिन मेजर जो किंगडम है ना हमारा जगत जो, वो कौन सा है? वो एनिमल। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रांच कौन सा? जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। अब जरा आइए, यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर अगेन मैंने लिखा है इस स्लाइड में, इस पॉइंट में, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अगेन मैंने लिख दिया कि जो अरस्तु हैं वो ही जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जनक हैं। अब क्वेश्चन निकल के आया, वाई अरिस्टोटल? अरिस्टोटल को ही हम जंतु विज्ञान का जनक क्यों बोलते हैं? तो देखो इस नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर है। मैंने लिखा अरिस्टोटल। अब क्यों बोलते हैं तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। अब इस बुक का नाम क्या है? आप बताएंगे हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ये आप स्टार कर लीजिए, ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस एंड सीपीओ तीनों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने बोला अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी, उस पुस्तक का नाम हिंदी में कोई नाम नहीं है, एज इट इज़ इंग्लिश में ही आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। आप हिमाचल से हैं, रचिया शर्मा, ओके, आप हिमाचल से हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। बुक का नाम एक बार फिर पढ़ो, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। मतलब ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? एनिमेलिया का मतलब क्या है? एनिमल के ऊपर।
दो क्वेश्चन बने स्लाइड से। कितने क्वेश्चन बने इस स्लाइड से? दो क्वेश्चन में। पहला कौन सा है कि फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक किताब लिखी, किताब का नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब मैम इस किताब में ऐसा क्या लिख दिया कि हम इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलने लग गए? तो ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों पॉइंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा टर्म लिखा एनाटोमी, तीसरा लिखा फिजियोलॉजी। आप कभी ना कभी हॉस्पिटल गए हों, किसी लैब में गए हों, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है बच्चों कि ये कोई मॉर्फोलॉजी वाला रूम है। एक रूम है, एक कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि एनाटोमी रूम, जैसे लीवर एनाटोमी ऐसे लिखा हुआ होता है। एक टर्म पढ़ोगे आप फिजियोलॉजी। सबसे पहला आपको तीनों टर्म का मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने कहा एरिस्टोटल जी ने क्या किया, एक बुक लिखी, ठीक है बच्चों। अब उस बुक का क्राइटेरिया क्या था लिखने का? भाई जब कोई मैं किताब लिखूंगी तो उसका इंडेक्स बनाऊंगी ना पहले। जैसे मैं बायोलॉजी की किताब लिखती हूँ तो मैं उसका प्रॉपर इंडेक्स बनाऊंगी कि भाई इसमें मैं ये चैप्टर कवर करूंगी, ये इन चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करूंगी। तो इनकी जो इंडेक्स थी बुक की, वो किस पे बनी हुई थी? वो इन 3 टर्म्स के क्राइटेरिया के बेसिस पे बनी हुई थी। सबसे पहला है बच्चों यहाँ पर मॉर्फोलॉजी टर्म। इस मॉर्फोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना है। इस मॉर्फोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना है। देखो, जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर पार्ट की स्टडी करते हो, आउटर पार्ट का मतलब समझ रहे हो आप? आउटर का मतलब बाहरी भाग। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं एक लिविंग हूँ, चलो लिविंग छोड़ दो, मैं एक इंसान हूँ। आप मुझे ये बता दो कि मैंने बोला आप मुझे मेरी मॉर्फोलॉजी बताओ। आप क्या बताओगे? मैम आपके एक नोज़ है, 2 आईज़ हैं, आपके 2 कान दिख रहे हैं, 2 हाथ दिख रहे हैं, 2 पैर दिख रहे हैं। तो मतलब आप मेरी क्या पढ़ रहे हैं? आप मेरी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी टर्म वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको करेक्ट कर लो, हिंदी में इसको अकारिकी बोलते हैं। अकारिकी, उसका आकार कैसा बना हुआ है, ठीक है, अकारिकी बोलते हैं, अकारिकी, ठीक है बच्चों। इसको मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी भी चीज़ की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है बच्चों। ज़रा ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला मेरे घर में एक आम का पेड़ है, आप मुझे इसकी मॉर्फोलॉजी बताइए। अब आप क्या देखोगे? उस आम के पेड़ में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको उसकी रूट्स दिख रही हैं, आपको उसका स्टेम दिख रहा है, उसके ऊपर लीफ है, उसके ऊपर फ्लावर है, उसके ऊपर फ्रूट है, वो सब क्या है? उसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है बच्चों। अब आता है एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है जब आप किसी जीव की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करते हैं, आप उस चीज़ को कट करके स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ह्यूमन एनाटोमी, आप क्या बताओगे बच्चों कि ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कट करके उनके इनर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको एनाटोमी बोलते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्यकी। कार्यकी का मतलब होता है जितने भी उनके अंदर ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर आप उन ऑर्गन्स और उन पार्ट्स की स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आप वापस स्लाइड पे आइए। हाँ, हम जब तक लॉकडाउन है तब तक ही सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे थे? तो मैम आप पढ़ा रही थी कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो मैंने कहा अरिस्टोटल। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल ने क्या लिखी? एक बुक लिखी। अब इस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब उस बुक का क्राइटेरिया क्या था? आप बताओगे 3 पॉइंट। पहला मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर, देन इनर स्ट्रक्चर एनाटोमी, देन उनके ऑर्गन्स एंड पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ना फिजियोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 500 एनिमल्स के कैरेक्टर्स पे काम किया।
500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी बताई, उनकी एनाटॉमी बताई एंड उनकी फिजियोलॉजी बताई। इतना बड़ा काम किया किसने? अरिस्टोटल ने। इसलिए हमने अरिस्टोटल को क्या बोल दिया? इस स्लाइड में देखो, अरिस्टोटल को हमने क्या बोल दिया? फादर ऑफ जूलॉजी। ज़रा बताओ आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा, बट जो लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए बैच ज्वाइन करते हैं कि चलो इतने कम फ़ी में बैच मिल रहा है, थोड़े मज़े ही कर लेंगे, उनको समझ में नहीं आया होगा। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, आप बताएंगे एरिस्टोटल। क्यों भाई, क्यों बोला? उन्होंने एक किताब लिखी। कौन सी किताब? तुरंत आप रिप्लाई करेंगे, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। उस किताब में क्या लिखा? तो आप बताएंगे उस किताब में 500 जीव जंतुओं, 500 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 500 एनिमल्स को पकड़ा। हर एक एनिमल की अलग मॉर्फोलॉजी होती है। भाई आप गाय को देखोगे तो अलग दिखेगी, भैंस को देखोगे तो अलग दिखेगी, आप हम लोगों को देखोगे तो अलग दिखोगी। और गाय की अलग स्ट्रक्चर है, उसके अलग ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे, उसकी फिजियोलॉजी अलग है। तो 500 टाइप के एनिमल्स के ऊपर काम करना ईजी नहीं होता है। इतना बड़ा काम किया, इसीलिए आपने इनको क्या बोल दिया? फादर ऑफ जूलॉजी। क्लियर हो गया? जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जूलॉजी में हम अरिस्टोटल के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, पहला ब्रांच हो गया। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं सब बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस है। डोंट वरी, आपको बस आंख बंद करके आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, ठीक है? PDF भी दूंगी। दूसरा ब्रांच आता है यहाँ पर बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। नाम से ही क्लियर है, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, मैम आप कह रही थी बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या प्लांट्स लिविंग हैं? यस, प्लांट भी लिविंग्स हैं। अब इसका आंसर 10 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा कि प्लांट्स भी लिविंग हैं। भाई पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही होते हैं, जैसे हम लिविंग हैं तो पेड़ पौधे भी लिविंग हैं, ठीक है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, कौन सी? बॉटनी, ठीक है? तो नंबर 2 ब्रांच बॉटनी। अब अगेन क्वेश्चन आया कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, तो यहाँ पर देखो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि थियोफ्रेस्टिस की मैम हिंदी नहीं लिख रही हैं। बच्चा, थियोफ्रेस्टिस की हिंदी थियोफ्रेस्टिस ही होती है, ठीक है? थियोफ्रेस्टिस को आपने क्या बोला? फादर ऑफ बॉटनी बोला। अगेन आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि वाई थियोफ्रेस्टिस, क्यों बोला थियोफ्रेस्टिस को ही आपने? अगेन इन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? नाम पढ़ो यहाँ पर, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। कौन सी किताब? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। बच्चों, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो ध्यान रखिएगा कि बुक का नाम हमेशा इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। कौन सी किताब? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब इनकी किताब का क्राइटेरिया क्या था? इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे काम किया था, मतलब प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। देखो यहाँ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या था बच्चों? आकारी की आउटर स्ट्रक्चर, है ना? तो प्लांट, कितने प्लांट? 500 प्लांट की मॉर्फोलॉजी पे काम किया, इसीलिए इनको बोल दिया क्या? फादर ऑफ बॉटनी। कैसे मैम, क्या काम किया? आपने देखा है जो केला होता है वो अलग दिखने में अलग होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना फ्लावर लगते हैं ना फ्रूट लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे दोनों लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स में बीज नहीं होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर जो होते हैं वो सब आप किन्होंने पढ़े? आप बताएंगे थियोफ्रेस्टिस जी ने। इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया? फादर ऑफ बॉटनी। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। ज़रा ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, ज़्यादा आप बातें मत करो, ज़रा ध्यान से सुनिए आप। थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या काम किया? 500 टाइप के प्लांट्स पे। अरिस्टोटल जी ने किस पे काम किया था? 500 प्रकार के एनिमल्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा टफ काम किसका था? ज़्यादा टफ काम अरिस्टोटल का था या थियोफ्रेस्टिस का था? भाई प्लांट पे काम करना ज़्यादा इजी है या एनिमल पे काम करना ज़्यादा इजी है?
मुझे लगता है सारे के सारे स्टूडेंट एक ही बात बोलेंगे कि मैम एनिमल्स पे काम करना टफ होता है। इसीलिए अरिस्टोटल जी ने जब इतने एनिमल्स पे काम किया तो अरिस्टोटल जी को आप फादर ऑफ जूलॉजी तो बोलते हो, लेकिन एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी आप इनको ही बोलते हो। तो ज़रा बताओ हमारे सामने अभी तक कितने क्वेश्चन बन गए। ज़रा आप यहाँ पर, मैं साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी करवाती जाऊँगी, आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ज़रा देखो कितने क्वेश्चंस बने हमारे। हम वापस इसी स्लाइड पे आते हैं जहाँ पर हम थे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? आप बताओगे लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में। बट हमारा ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि लिविंग्स होते क्या हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक। नेक्स्ट, बायोलॉजी टर्म किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं मैम? बहुत सारी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कितनी पढ़नी है? 4। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? अरिस्टोटल। कौन सी बुक? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्राइटेरिया? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा ब्रांच बॉटनी। बॉटनी में किसके बारे में स्टडी? प्लांट्स के बारे में। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टिस। बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्राइटेरिया ओनली मॉर्फोलॉजी। दोनों साइंटिस्ट में ज़्यादा टफ काम किसका? अरिस्टोटल का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन हो गए? अरिस्टोटल। ये हमारे टोटल क्वेश्चंस अभी तक के कितने क्वेश्चंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तक आपने सिर्फ 9 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप में से एक बच्चा पूछ रहा है मैम हम मृत जीवों का भी अध्ययन कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जीव का मतलब है कि वो लिविंग किसी ना किसी टाइम पर था। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी थोड़े से, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रीतम सिंह, ठीक है, चलो। मैम बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाना। ओके, सब अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो 2 ब्रांचेस पढ़ ली। कौन कौन सी बच्चों? किस किस के बारे में पढ़ लिया हमने? जूलॉजी। एंड नेक्स्ट कौन सा पढ़ा हमने? बॉटनी। अब तीसरा ब्रांच जो हमें कंपटीशन एग्जाम में पढ़ना है कौन सा है? ज़रा आइए, माइक्रोबायोलॉजी। कौन सा ब्रांच है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखो ज़रा कि ये माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसको वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी ही लिखा हुआ आता है, बट आप हिंदी में इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान भी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं। भाई हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिविंग के बारे में, बट वो इतने छोटे हैं कि उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। उन जीवों को बोलते हैं माइक्रोब्स, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम इतने छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उन आप ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। माइक्रोबायोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ोगे? माइक्रोब्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये माइक्रोब्स होते क्या हैं? तो ज़रा आजकल एक माइक्रोब बहुत है आपके दिमाग में चल रहा है। कौन सा वायरस चल रहा है हमारे पूरे देश के अंदर? कोरोना वायरस। क्या आपने इस वायरस को आंखों से देखा है? नहीं मैम। क्या किसी ने भी इस वायरस को आंखों से देखा है? नहीं मैम। आप जानते हैं हमारे जो हम दही खाते हैं उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, उसके अंदर जीवाणु होते हैं। सब जानते हैं बात कि दही के अंदर जीवाणु होते हैं। क्या कभी आपने दही के अंदर जीवाणु हैं उनको देखा आपने आंखों से? नहीं। तो इनको देखने के लिए क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम माइक्रोब्स। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रोब्स ऐसे जीव जो जीवित तो हैं लेकिन उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़े, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वायरस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप जीवाणु बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, जीवाणु विषाणुओं के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही थका हुआ क्वेश्चन है, बट एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप सिर्फ इतना याद रखो, ल्यूवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों मैम ल्यूवेनहॉक को क्यों बोले? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बहुत सारे माइक्रोब्स की खोज की थी, उनमें से स्पेशली कौन से थे? बैक्टीरिया। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक बार बारिश के पानी में नहा रहे थे और वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी, तो इनके नाखूनों में मिट्टी फंस गई। इन्होंने देखा कि अजीब टाइप की मिट्टी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसी सी मिट्टी है। तो इन्होंने क्या किया कि इस मिट्टी को उठाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा, तो उनको बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स विजिबल हुए और उन माइक्रोब्स का नाम रखा बैक्टीरिया। ऐसे ही हमारे दांत के अंदर जो खुरचन सी होती है, उस खुरचन को निकाल के भी इन्होंने माइक्रोस्कोप पर रखा, तो देखा कि इसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे, आपका एक क्वेश्चन बन गया कंपटीशन एग्जाम के लिए। कौन सा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे हु डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरिया? आप क्या बताएंगे? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? आप बता दोगे कौन? ल्यूवेनहॉक। 3 ब्रांचेस होगी, पहली एनिमल्स वाली, दूसरी प्लांट्स वाली, तीसरी बैक्टीरिया वायरस वाली। कहने का मतलब एनडीए क्या होता है? ओहो, एनडीए सीडीएस के एग्जाम नहीं देते हैं क्या बच्चा? आपको नहीं पता है एनडीए क्या होता है? चलो मैं एक दिन क्लास में सारी चीज़ें कंफर्म कर दूंगी, पूरा बता दूंगी कि एनडीए क्या होता है और सीडीएस क्या होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कैसे इनका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो बच्चे आर्मी वगैरह में जाते हैं वो लोग देते हैं इनके एग्ज़ाम। ठीक है, चलो, तो तीसरी ब्रांच कौन सी थी? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच मैम आपने लिखा जेनेटिक्स। आइए यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, कौन सी ब्रांच है ये? जेनेटिक्स। यहाँ पर हिंदी में इसको आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आनुवांशिकी। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। ये भी एक साइंस की या बायोलॉजी की ही ब्रांच है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मैम एनडीए की फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो डिफेंस वगैरह में जाते हैं वो एग्जाम देते हैं बच्चा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जेनेटिक्स ब्रांच, आनुवांशिकी। अब मैम इसमें क्या पढ़ते हैं? तो ज़रा देखिए, टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। एक बार फिर रिपीट करो मैम, to study about principles of heredity and variations। 2 टर्म निकल के आए, नंबर 1 हेरिडिटी, नंबर 2 वेरिएशन। नंबर 1 पे क्या था? आप क्या बताएंगे? हेरिडिटी। नंबर 2 पे क्या था? वेरिएशन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेरिडिटी को बोलते हैं वंशागत, वंशागत, और वेरिएशन को बोलते हैं क्या? विविधता। वेरिएशन को क्या बोलते हैं? विविधता। एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आप बताओगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब मैम इस हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है मैम, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं वह सेटिंग वाले बटन में जाएं और अपनी जो पिक्सल है उसको चेंज कर लें, वहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आप जेनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। देखो मैं एक एक जो टर्म्स है ना उनकी मीनिंग बताऊंगी आपको। देखो बच्चों, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को यही, बच्चों को नहीं, मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हेरिडिटी और वेरिएशंस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता
हाँ, हिंदी में बिल्कुल पढ़ाऊँगी, हिंदी पढ़ा रही हूँ। अब इससे इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखो, हेरिडिटी को बोलते हैं वंशागत या वंशागुत, ठीक है। चलो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? आप अपने पापा मम्मी के बच्चे हैं, आपके कुछ कैरेक्टर हैं जो आपके पापा से आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप में आपकी मम्मी से आए हैं। आप बोलते हैं ना कि यार मेरी हाइट ना मेरे पापा पे गई है, यार मेरे ना बालों का कलर मेरी मम्मी पे गया है। तो कहने का मतलब है वो ट्रेट्स 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 देखो, एक नया टर्म सुनोगे आप यहाँ पर, आगे जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी आपको। ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण। लक्षण हिंदी में लक्षण बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रेट्स। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? बहुत टाइप के लक्षण जो हमें हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। कहने का मतलब वो लक्षण जो हमारे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उनकी संतानों में आते हैं, उन्हीं लक्षणों का जो ट्रांसफ़र होने का सिस्टम है उसको आप हेरिडिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप? हेरिडिटी बोलते हैं। कहने का मतलब वो लक्षण जो पेरेंट्स से मिले हैं या वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में उनकी संतानों में गए हैं, उन्हीं ट्रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना हेरिडिटी कहलाता है। अब आते हैं हम वेरिएशन पे। व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन को बोलते हैं विविधता। आप आपके घर में मान लीजिए आप 4 भाई बहन हैं, है ना, चारों भाई बहन सेम मम्मी पापा के हैं, है ना, सेम, इसको आप अदरवाइज मत लेना, मतलब आपके पेरेंट्स सेम हैं। पेरेंट्स सेम हैं, आप में जीन सेम है, बट क्या आपके चारों भाई बहन की शक्ल आप आपस में मिल रही हैं? नहीं मैम, मेरे भाई की शक्ल अलग है, मेरे अलग फीचर्स हैं, मेरी सिस्टर के अलग फीचर्स हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं वेरिएशन। जो ट्रेट्स पेरेंट्स से आए उनको हेरिडिटी, जो लक्षण माँ बाप से आए उनको हेरिडिटी, बट उन ऑफस्प्रिंग के अंदर जो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो वेरिएशंस हैं, जो मतलब उनके जो उनके ट्रेट्स हैं वो सेम नहीं होते हैं, मतलब उनको आप क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो जब आप इन्हीं जीन, इन्हीं ट्रेट्स, इन्हीं जेनेटिक हेरिडिटी, इन्हीं वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हो तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ते हो? आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है। आप क्या पढ़ते हैं? आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इस जेनेटिक्स के फादर कौन हैं? आप बता देंगे ग्रीगर मेंडल। कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आप क्या बता देंगे बच्चों? हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर मेंडल। आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे। इन मेंडल जी ने बहुत काम किया किस पर? सर मेंडल, एक्चुअली इनको सर ग्रीगर जॉन मेंडल बोलते हैं, जेनेटिक्स की ब्रांच पे। याद है आपको इन्होंने किस प्लांट पे काम किया था? इन्होंने पी, मटर के पौधे पे। आप सब जब बच्चे थे, आप जब स्कूल में थे, एक बच्चा बोल रहा है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर होता है ना मैम। कहाँ से पढ़ा आपने लुइस पास्चर होता है जोगी जी? हाँ, तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ऐसे आपने एक टेबल बनाई थी बच्चों, उस टेबल में बनाकर आपने ऐसे बहुत सारे ऐसे लिखे होंगे। यहाँ लिखा होगा आपने क्या बच्चों? कैपिटल टी, यहाँ लिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ लिखा स्मॉल टी, कैपिटल टी, यहाँ लिखा स्मॉल टी। याद है कुछ? वेरिएशंस रिपीट कर दूं। वेरिएशंस का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उन्हीं को आप वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब याद है आपको? मटर के पौधे पे आपने इतनी सारी ये टेबल बनाई थी, बस इन्हीं टेबल पे इन मेंडल जी ने 3 लॉ दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे। यही सब आपको पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हम जेनेटिक्स होती हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जो हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम इन ग्रीगर मेंडल की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने काम किया, किस प्लांट पे काम किया, क्या क्राइटेरिया था, कितने प्रिंसिपल्स दिए, उसके बाद कौन कौन सी जेनेटिक्स डिजीज़ेज़ होती हैं। और ये थोड़ा सा इसको आप कनेक्ट करते हैं साइंस एंड टेक से। जो
बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर इस जेनेटिक्स वाली ब्रांच से, या पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, या एनडीए सीडीएस देते हैं, उनके लिए ये ब्रांच बहुत ज़रूरी है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो हम कितनी ब्रांचेस के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं? हम 4 ब्रांचेस। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? क्या आंसर देंगे बच्चों? क्या आंसर देंगे? इवोल्यूशन अलग होता है बच्चा, इवोल्यूशन अलग होता है, आगे बताएंगे। ठीक है। ट्रेड्स मीनिंग, अजित कुमार पूछ रहे हैं मैम ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। लक्षण नहीं आते आप में? आपके मम्मी के लक्षण हैं उनको ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए मेरे 5 क्वेश्चंस का, फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी आंसर दीजिए। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? क्लास में याद करवा दूंगी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? क्या बोलोगे? अगेन अरिस्टोटल। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टिस। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? आप बताएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, या ल्यूवेनहॉक याद कर लो। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्या बोलेंगे आप? ग्रीगर मेंडल। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये आपकी 4 ब्रांचेस थी जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। वैसे थोड़ा बहुत इकोलॉजी वाला भी पार्ट करवाऊंगी, बट ये आपका मेन है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें जो मेन क्वेश्चंस है वो यहीं से बनेंगे। अब बच्चों जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर वापस दो। कौन सा क्वेश्चन? मैंने बोला बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, आप क्या बताओगे? बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा लिविंग्स होते क्या हैं। अब आपको मैं पूरा पन्ना खोल के बताऊंगी कि लिविंग्स होते क्या हैं। कोई टीचर नहीं बताता, सब बताते हैं ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का मीनिंग है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, ऐसे स्टार्ट कर लो। नहीं, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अनुराग कह रहे हैं फादर ऑफ, मैम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ बच्चा। आपको पता है देश में लॉकडाउन चल रहा है, दिल्ली का बुरा हाल है, दिल्ली अभी जा नहीं सकती, तो आपको मैं भी आपको थोड़ा सा यहीं से ही पढ़ना है। ठीक है। अरे मैं डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा मज़ा यहाँ ना आ जाए पढ़ने में, तो आप अपने पैसे वापस ले लेना। ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों की तरह पढ़ाने रही हूँ। देखो आपको एक एक स्लाइड बना के, मेरे को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत इजी है मेरे लिए। यहाँ मुझे पूरी पीपीटी बनानी पड़ती है। देखो इतनी कलरफुल पीपीटी बनाई है मैंने। चलो देखो ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने बोला बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में। अब बात करते हैं होता क्या है ये सजीव। होता क्या है ये सजीव? ठीक है। चलो सजीव क्या होते हैं इस स्लाइड में पढ़ो। देखो एक यहाँ पर मैंने एक इंसान का डायग्राम बनाया है। बहुत ही गंदा सा डायग्राम बनाऊंगी मैं, मेरे को डायग्राम ये ऐसा इंसान के मेरे से डायग्राम नहीं बनते। ये आपका यहाँ पर एक बबलू है, ये आपके बबलू जी खड़े हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैम अब कहाँ से लाई आ रही है? अपने घर से। यहाँ पर मैंने एक चेयर रखी है, ये एक कुर्सी है, ये एक चेयर है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये एक लड़का है, उसका नाम बबलू है, ये एक चेयर रखी है, मैंने कुर्सी रखी है। अब मुझे ज़रा बताना इन दोनों में से लिविंग कौन है? आप सब जानते हैं बबलू जी क्या है? लिविंग है। आप मेरे पे विश्वास करो, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये बबलू जी क्या है? लिविंग। कुर्सी क्या है? नॉन लिविंग। ज़रा मुझे बताओ कि बबलू जी लिविंग क्यों है? हाँ बताओ ज़रा, बबलू जी लिविंग क्यों है? तो इसी का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, जो देखो यहाँ पर एक चेयर है, एक बबलू है। इस चेयर, इस कुर्सी और इस बबलू के अंदर, जो इस कुर्सी और इस बबलू के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही कैरेक्टर होते हैं किसके? लिविंग के। आप मुझे क्या बता दोगे? मैम ये कुर्सी चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, ग्रोथ नहीं हो सकती, इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन बबलू का हो सकता है। बबलू चल सकता है। बबलू पहले छोटा था, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। नेक्स्ट, बबलू सांस लेता है, कुर्सी सांस नहीं लेती। बबलू खाना खाता है, कुर्सी खाना नहीं खाती। बबलू को एनर्जी चाहिए, कुर्सी को एनर्जी नहीं चाहिए। ये सारे क्या हैं? डिफरेंसेस।
बट ये डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, लेकिन ये क्या है, करेक्टर हैं किसके, लिविंग के। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सजीव हैं, उनके लक्षण क्या हैं, सजीवों के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला सबसे बेसिक लक्षण, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा मैंने नंबर 1 लगा के, कि जो भी कोई लिविंग चीज़ होगी, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग चीज़ होगी, उसके अंदर सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए, उसमें जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए, या मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका कोशिकीय संगठन होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर आइए। मैंने कहा ये जो बबलू हैं, ये बबलू ऐसे ही तो बन नहीं गए हैं। बबलू जी कैसे बने, बबलू जी ऐसे बने, इस डायग्राम में आओ, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये बेचारा बबलू ऐसे बना। कैसे बना बच्चों, देखो ऐसे बना। ये जो बबलू जी थे, इनमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनी, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनी, उस स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया सेल बना। ये जो बबलू हैं, इसमें सबसे पहले सेल बनना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा कि जो लिविंग चीज़ होती हैं उसके अंदर लाइव सेल्स होना चाहिए, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें बहुत सारी सेल्स होनी चाहिए। उसके शरीर जब बना होगा, जब एक लिविंग बॉडी बना होगा, तो उसमें जो सबसे पहली स्ट्रक्चर बनी होगी वो एक सेल बनी होगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बना होगा बच्चा, एक कोशिका बना होगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसे एक सेल बनी। अब ये सेल थोड़े दिन के बाद ऐसे डिवाइड हो जाती है बीच में से, और ऐसे 2 बन गई, फिर ये 2 अगेन डिवाइड होंगी, 2 से 4 बनी, 8 बनी, 10 बनी, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो जब बहुत सारी सेल्स का ऐसे ग्रुप बन जाता है, तो इसी सेल्स के ग्रुप को आप बोलते हैं टिश्यूज। उसको आप क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेल। फिर सामने वाला पूछे व्हाट इज ए सेल, कोशिका होती क्या है, आप एक लाइन में आंसर देंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, कोशिका। पंकज कुमार यादव, आप म्यूट बटन को अनम्यूट कीजिए। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, किसकी, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की। अब मैम, ये जो स्ट्रक्चरल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संरचना। हमारे स्ट्रक्चर मतलब हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली यही होती है। कैसे, देखो बच्चों यहाँ आओ। मैंने बोला सबसे पहले क्या बना, सेल। एक सेल बना, उस सेल का विभाजन हो गया, 2 बना, 2 से 4, 8, 10, 15, ऐसे लाखों करोड़ों सेल्स बन गई। और जब ये लाखों करोड़ों सेल्स का एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, मैंने उसको बोल दिया टिश्यू बन गया। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज सेल, तो आप बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज टिश्यूज, आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। देन क्या हुआ, इतने सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो ये ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ये अंग बनाते हैं। अंग बोले तो हाथ, कान, नाक, पैर, गला, आँखें। आपके बॉडी में लीवर होता है, हमारे बॉडी में और क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, हार्ट होता है, पैनक्रियाज होता है, गाल ब्लैडर होता है। ये सब क्या हैं, ऑर्गन्स। बहुत सारे अंग बन गए, बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। बाद में क्या होता है बच्चों, इन ऑर्गन्स में ये ऑर्गन्स काम करते हैं, और जब ये ऑर्गन्स, सेम ऑर्गन, एक जैसे ऑर्गन्स, और उनमें एक जैसे से फंक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को आप बोलते हैं, क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। आपने एक का नाम सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना बच्चों।
पाचन तंत्र, सिस्टम का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ ऑर्गन, हमेशा याद रखना। ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया तो क्या हो गया, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो गए ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया ऑर्गन सिस्टम। मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। कैसे, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हैं बच्चों, आप टिश्यू क्या होता है मैम, ओके, टिश्यू क्या होता है, मैंने बोला कि टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, आगे मैं टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, आगे सारा का सारा पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो, तो अब आप याद रखेंगे यहाँ पर कि जब मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है, वो सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप जहाँ पर डाइजेशन होता है, पाचन होता है। उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या बात याद रखेंगे कि जब बहुत सारी सेल्स मिली तो वो टिश्यू बनाई, बहुत सारे टिश्यूज जुड़े, ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े तो ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़े तो एक लिविंग बॉडी बन गया। एक क्या बन गया, एक जीवित शरीर बन गया। तो सबसे पहला, अगर बबलू जी लिविंग हैं, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो ज़रा मुझे बताइए उसका बेसिक सबसे पहला फंडा क्या होना चाहिए, कि उसके अंदर लाइव सेल्स होनी चाहिए, उसके अंदर सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है उसका शरीर किसका बना हुआ होना चाहिए, कोशिकाओं का, सेल का बना हुआ होना चाहिए। और सेल क्या होती, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैम हमें स्ट्रक्चरल का मीनिंग बताओ। संरचनात्मक, इसी की वजह से रचना हुई है इस सृष्टि पर, जितने भी लिविंग्स हैं उन सब की रचना किससे हुई, सेल से। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, ये सेल्स काम करती हैं, ये सेल्स काम करती हैं। जैसे आपका एक ऑर्गन है, कौन सा, लीवर। लीवर मैंने यहाँ पर लिख दिया, लीवर जिसको आप यकृत बोलते हैं, एक ऑर्गन है बच्चा। ऑर्गन किससे बनता है, जल्दी बताओ, टिश्यू से बनता है। टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ इस लीवर के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और वो सेल्स क्या करती हैं, काम करती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, आगे पढ़ाऊंगी। उन्होंने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा, सरल परिभाषा में बताऊं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका शरीर सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है, और यही सेल क्या करती है, फंक्शन करती है। तो ज़रा बताओ कि बबलू जी में सबसे पहला करैक्टर क्या हुआ, बबलू जी लिविंग है, बट पहला कैरेक्टर क्या हुआ कि इसके अंदर लाइव सेल्स हैं। बबलू जी का कोई भी ऑर्गन काट लो आप, हाथ, कान, लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, जब काट के रखोगे ना तो आपको बहुत सारी सेल्स दिखेंगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, मैम आपने ये तो बता दिया कि भाई सेल बना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, एक लिविंग बॉडी बन गया। मैंने लिविंग बॉडी बोला है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो कोई आपसे पूछ ले कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई आपसे सामने से जवाब पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि लिविंग का सबसे मेन अगर फंडा पूछे, कि बेसिक जो अगर आपसे रूल पूछे किसी को लिविंग बोलने का, सजीव बोलने का, तो क्या बोल दोगे, उसके अंदर क्या है, लाइव सेल्स है। उसका शरीर सारा का सारा सेल से मिलकर बना हुआ है। चलो मैम, इतनी बात हमें सारी समझ में आ गई। देखो अब बात आती है, तो मैम ये सेल्स कितने टाइप की होती है, क्या सेल्स के भी टाइप्स होते हैं? यस, जो कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं। इस स्लाइड का काम खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ सेल्स पे आओ। यहाँ पर कोशिकाओं के प्रकार 2 होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएं ना, इसको हिंदी में प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं और इसको हिंदी में यूकैरियोटिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की सेल्स होगी, कौन कौन सी। नंबर 1 पे आपका क्या आया, नंबर 1 पे आया प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 पे आया यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हमारा बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। कोई भी लिविंग किससे बना हुआ है, सेल से, कोशिका से। लेकिन वो कोशिकाओं के कुछ टाइप तो होने चाहिए ना। हाँ जी, 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी। एक साइड मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक, एक साइड मैंने क्या लिखा, यूकैरियोटिक।
अब बच्चों, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, आप मुझे क्या आंसर दो? आप बहुत गलत गलत आंसर दोगे मुझे। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुक्स गलत होती हैं, बहुत सारी बुक्स में जो एक होता है ना शुद्ध परिभाषा, वो नहीं लिखी हुई प्रोकैरियोटिक की। ऐसा लिखा हुआ होता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें होता है। नहीं, गलत है। अब देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आओ। प्रोकैरियोटिक में ये जो प्रो टर्म देख रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब हिंदी में होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। जैसे आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। कैरियोटिक टर्म जब भी आप यूज करते हो, वो किसके लिए यूज करते हो? न्यूक्लियस के लिए, केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, केमिस्ट्री में नाभिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या पढ़ रहे हैं हम? लिविंग के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, सजीवों के लक्षण। पहला कैरेक्टर क्या था बच्चों? कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? लाइव सेल्स होनी चाहिए, और सेल्स होंगी तो वो कितने टाइप की होंगी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। बच्चों, ऐसी सेल्स जिनके अंदर प्राचीन प्रकार का पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब आओ यहाँ पर यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनके अंदर होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। आज के बाद कोई आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आप बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें पुराने प्रकार का न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वो बहुत इमेच्योर न्यूक्लियस होता है, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जब हम अदर साइड पे देखते हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक्स के अंदर एक प्रॉपर तरीके का न्यूक्लियस दिखता है, और प्रॉपर तरीके के अंदर उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज दिखते हैं, उसको बोलते हैं आप यूकैरियोटिक। आपको कुछ बात समझ में आया? जिसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो उसको प्रोकैरियोटिक, जिसमें एकदम वेल डेवलप्ड मैच्योर न्यूक्लियस हो उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल्स के दो टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया, लेकिन इससे आप क्लियर परिभाषा नहीं दे पाओगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की। तो अब आइए आप नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा डिफरेंस है आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, वो ये स्लाइड बताएगी आपको। मुझे लगता है सबको अच्छा लग रहा है क्लास, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए सब समझ में तो आ रहा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो और मैं यहाँ पर बोलती जा रही हूँ। ठीक है, देखो एक डिफरेंस क्या पड़ा प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में। पहला मैम कि प्रोकैरियोटिक्स में पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है और वो इमेच्योर होता है, वो मतलब डेवलप हुआ नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर मैच्योर एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। दूसरे डिफरेंस के लिए यहाँ पर आओ, एक टर्म लिखा हुआ है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आप सब जानते हैं कि ऐसे हमारी सेल के बाहर एक क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ये क्या इसको बोलते हैं? सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में याद रखेंगे आप कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर एक ऐसे क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, सबको पता है, केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को आप क्या बोलते हैं? जिसको आप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, जो सेल के बाहर है उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस के बाहर है, देखो मैं पिंक कलर से जो बना रही हूँ, उसको बोलते हैं आप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक की झिल्ली। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये एब्सेंट होती है, या तो ये होगी ही नहीं, या अगर ये होगी तो ये पुराने टाइप की होगी, प्रिमिटिव होगी। कहने का मतलब है थोड़ी बहुत बनी होगी, प्रॉपर नहीं बनी होगी, इमेच्योर रह गई होगी। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं बनी होगी। क्यों नहीं बनी होगी? क्योंकि मैम जो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस ही नहीं बना हुआ होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होती है। तो आप बताएंगे कि जो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि किस टाइप की सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, या किस प्रकार की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रिमिटिव होती है, पुरानी होती है। आपका आंसर क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक में। या तो मैम ये होगी ही नहीं, होगी तो थोड़ी बहुत बनेगी, उसको बोल देंगे प्रिमिटिव, है ना, प्राचीन। नेक्स्ट मैंने लिखा रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब है क्षतग्रसित, मतलब अगर वो थोड़ी बहुत बन गई तो ये मेम्ब्रेन अपने फंक्शंस करना स्टार्ट कर देगी, ये काम करना स्टार्ट करेगी, और जब काम करेगी तो ये मेम्ब्रेन फट जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी। इसी को आप बोलते हैं क्या? रूडिमेंट्री। तो आप याद रखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस अगर होगा तो वो पुराने टाइप का होगा, बहुत ही मैच्योर होगा, तो उसके चारों तरफ या तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी ही नहीं, या तो केंद्रक झिल्ली होगी ही नहीं। होगी तो थोड़ी बहुत बनेगी, बेचारी कच्ची सी होगी, मैच्योर नहीं होगी, और थोड़े बहुत बनेगी तो वो काम करना स्टार्ट करेगी तो वो टूट जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, तो वो रूडिमेंट्री बन जाएगी, वो क्षतग्रस्त बन जाएगी। आपसे एग्जाम में पूछें कौन से ऑर्गेनिज्म में या कौन सी सेल्स में या तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती ही नहीं, होती है तो वो प्रिमिटिव होती है या रूडिमेंट्री होती है, आपका आंसर क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक। बताओ क्लियर है? यस और नो? क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ रहा है। वाओ मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। अभी कहाँ से अच्छा, अभी तो स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी। ठीक है, तो पहली सेल्स कौन सी हो गई? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी नहीं, होगी तो प्रिमिटिव होगी या फिर वो रूडिमेंट्री होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में साफ साफ लिखा हुआ है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो वेल डेवलप्ड होती है, वो मैच्योर होती है, वो विकसित होती है। तो आपसे पूछें किस प्रकार की सेल्स में कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है और वो प्रेजेंट भी होता है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। आपका आंसर क्या आएगा? वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ पल्ले पड़ रहा है इस दिमाग में? मैंने कहा कोई भी लिविंग है तो उस लिविंग के अंदर लाइव सेल्स होनी चाहिए, जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है। अब बात आती है वो दो टाइप की सेल्स होंगी, या तो वो प्रोकैरियोटिक्स होंगी या वो यूकैरियोटिक्स होंगी। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल इनके पूछे जाते हैं। सबसे पहला बच्चों आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल 1 नंबर पे मैम ने साफ साफ लिखा है बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, इनको आप बैक्टीरिया बोलते हो। देखो बच्चों, एक बार प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट्स ऑन करके दीजिए, इसमें कमेंट्स ऑन नहीं है। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से? 1 नंबर पे मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में पहला आया जीवाणु। आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका एग्जाम्पल
को बैक्टीरिया होता है, आप बताओगे होता है। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। अभी जो कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, 1 मिनट में क्लियर करूंगी, मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट चल सकता है। अब इधर आइए, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। नंबर 1 पे है फंगल सेल। फंगल का मतलब होता है कवक की कोशिका। जो कवक होते हैं उनकी कोशिका किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक। नंबर 2 पे है एल्गल सेल। एल्गल का मतलब होता है शैवाल। क्या मतलब होता है? शैवाल। थोड़ी सी यहाँ राइटिंग इस पे बहुत अजीब आती है। नेक्स्ट है प्लांट सेल, पादप कोशिका। एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं? यूकैरियोटिक के। मतलब इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। आप किसी प्लांट की एक सेल उठाओ, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखो, बच्चों उस प्लांट की सेल में आपको ऐसे उसकी सेल दिखेगी आपको, और उसके अंदर ऐसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखेगा, ऐसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखेंगी, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बैक्टीरिया की सेल उठाएंगे तो आपको ना ही तो प्रॉपर तरीके का न्यूक्लियस दिखेगा, ना प्रॉपर तरीके की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखेगी। लेकिन अब कुछ बच्चों को एक डाउट आ रहा है, मैम आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, आपने एल्गी यहाँ भी रख दिया और आपने एल्गी यहाँ भी रख दिया। बच्चों ये एल्गी एल्गी होता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं होता, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक जीवाणु है। लेकिन इस जीवाणुओं में कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, किसके? एल्गी वाले, शैवालों वाले। इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया? आपने इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया। याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया होता है। ऐसे क्वेश्चन CHSL में और CGL में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यस, रिकॉर्डेड रहेगी, ठीक है। मैम वायरस किस में रहेगा? किसुन पूछ रहे हैं। वायरस किसी में भी नहीं रहता। वायरस वायरस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग, वायरस को ना आप लिविंग कैटेगरी में रखते हो, ना आप नॉन लिविंग में रखते हो। वायरस एक अपवाद बनता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं लिविंग की। बच्चा जैसे कोरोना वायरस है, वो बाहर है तो वो डीएक्टिवेट है, बट अंदर आते वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अंदर आते लिविंग। मैं यहाँ पर लिविंग की बात कर रही हूँ, वायरस पे आऊँगी, बाद में आऊँगी, अभी आप चिंता मत करो। वायरस पे आऊँगी, बाद में आऊँगी, ठीक है। मैम वायरस कहाँ आएगा? बच्चा वायरस आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चों, लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको आप ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आप क्या बताओगे? वो साइनोबैक्टीरिया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया तो हैं, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लक्षण एल्गी वाले होते हैं। इसीलिए ज़रा आप नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टेट पीसीस के एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ मैंने लिखा बैक्टीरिया, जीवाणु, यहाँ मैंने लिखा एल्गी। कैसे? तो ज़रा ध्यान से सुनो। जब बहुत सारे बैक्टीरियाज बने ना, उन बैक्टीरियाज का जब जीवाणुओं का इवोल्यूशन हो गया, तब वो जीवाणु आगे चलकर एल्गीज में कन्वर्ट हो गए, और ऐसे बैक्टीरिया जिनका इवोल्यूशन होने के बाद जो शैवालों में बदल गए, उन्हीं बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उन्हीं को नील हरे शैवाल बोलते हैं। ये हैं बैक्टीरियाज, लेकिन इनमें लक्षण कुछ एल्गी वाले भी हैं, कुछ लक्षण इनमें शैवालों वाले भी हैं। इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं उनको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। कहने का मतलब
कनेक्टिव का मतलब क्या, कनेक्ट करने वाला। लिंक का मतलब क्या, कड़ी। हिंदी में बोलते हैं इनको योजक कड़ी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे योजक कड़ी। किस किस के बीच की, जीवाणु के और शैवाल के बीच की योजक कड़ी पूछ ले, हु इज़ द, या आपसे पूछ ले कि वो कौन सी कड़ी है जिसको जीवाणुओं और शैवालों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, आप क्या बताएंगे, वो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गीज आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरियाज एंड एल्गीज। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, बता दोगे। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर उनमें लाइव सेल्स होनी चाहिए, और उनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेल से। सेल ही है, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लाते हैं, ब्रिक्स लाते हैं, ईंट लाते हैं, तो ईंट यहाँ क्या हो गई, सेल। देन बहुत सारे ईंट जोड़ते हैं तो एक दीवार बनता है, तो दीवार क्या हो गई, टिश्यूज़। जब बहुत सारी दीवार बनते हैं कमरा बनता है, कमरा क्या हो गया, ऑर्गन। जब बहुत सारे कमरे बन जाते हैं, किचन बन गया, कमरे बन गए, वो क्या बन गया, एक आपका पूरा का पूरा जैसे एरिया वाला फ्लोर बन गया। और जब बहुत सारे फ्लोर बनते हैं ऐसे ही आपका एक पूरा क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो सबसे बेसिक करैक्टर बबलू जी का क्या था, सबसे बेसिक करैक्टर बबलू जी का था कि उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए। और सेल्स है तो वो कितनी टाइप की होनी चाहिए, दो। या तो वो होंगी किसमें, प्रोकैरियोटिक टाइप की, या वो क्या होंगी, यूकैरियोटिक टाइप की। अब बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं वो सारे क्या हैं, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेल्स हैं। देखो आपसे पूछे बैक्टीरिया लिविंग होते हैं, यस मैम। क्या BGA लिविंग हैं, यस मैम। क्या फंगस लिविंग है, यस मैम। क्या एल्गीज लिविंग हैं, यस मैम। क्या प्लांट लिविंग हैं, यस मैम। क्या एनिमल लिविंग हैं, यस मैम। लेकिन कहीं पर मैंने क्या एग्जाम्पल में वायरस लिखा है, नो मैम, क्योंकि वायरस को आप ना ही लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग मानते हैं, वो तो बीच की कनेक्टिंग लिंक बनती हैं। वो लिविंग का भी एक्सेप्शन बनता है और वो नॉन लिविंग का भी एक्सेप्शन बनता है। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आपको फर्स्ट कैरेक्टर समझ में आया कि पहला कैरेक्टर क्या होता है लिविंग का। यस, PDF हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, आप थोड़ा चिंता कम करें यार। जल्दी बताइए, क्या आपको पहला कैरेक्टर समझ में आया। मैं कमेंट दे रही हूँ सबके, क्या आपको पहला कैरेक्टर समझ में आया। क्या इससे पहले आप जानते थे कि व्हाट इज़ द बेसिक नीड फॉर बीइंग ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलो जल्दी बताओ, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर पे जाएंगे हम। पंकज कुमार, मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, सबका कमेंट देख रही हूँ। सबसे पहले वाले पे बताइए आप, क्या आपको पहला लिविंग कैरेक्टर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कि बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में कनेक्टिंग लिंक किसको कहा जाता है, नीले हरे शैवाल को। किसको कहा जाता है, नीले हरे शैवाल को। चलो नेक्स्ट चलें। अब आओ यहाँ पर, मैंने बोला 2 टाइप की सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स के आधार पर जितने भी लिविंग्स हैं उनको आप 2 भागों में बांटते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इन सभी जीवों का जो शरीर है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। और इन्हीं सेल्स के टाइप पर हम इन जीवों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो जरा आइए, नंबर 1 पे लिखा हुआ है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय जीव, नाम से क्लियर होने वाला है, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका हो, जिनमें सिर्फ 1 सेल हो, उनको आप क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। उनमें सेल्स तो हैं, वो लिविंग तो हैं। बच्चा, लिविंग होने के लिए क्या चाहिए होती है, सेल चाहिए होती है, बट सिर्फ कितनी सेल, एक सेल।
उस सेल ने डिवाइड नहीं किया, उसने डिवीज़न नहीं किया। जब डिवीज़न नहीं किया तो क्या नहीं बना, देखो ज़रा, जब डिवीज़न नहीं किया तो उसमें क्या नहीं बना, टिश्यूज़ नहीं बने और ऑर्गन्स नहीं बने और ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, बट उसमें सेल है। और अगर सेल है तो वो क्या हो गया, वो एक लिविंग तो है, लेकिन मैम वो किस टाइप का लिविंग है, ज़रा आंसर करो। वो यूनिसेल्यूलर टाइप का लिविंग है। एक ही सेल है, ऐसे बेचारे में एक सेल बना, जब जन्म लिया तब भी ऐसा, जब मर गया तब भी ऐसा बेचारे में। यही सेल खाना खाने का काम, यही पचाने का, यही एक्सक्रीशन का, सारे काम बेचारी अकेली करती है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जीवाणुओं में। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अगेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं होती है, वो क्या होता है, एक बैक्टीरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ टर्म आपके लिए नया होगा, ये आगे पढ़ाएंगे हम प्रोटोजोआ होते क्या हैं। ये हमें बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछ ले प्रोटोजोआ किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, आप क्या बोलोगे, यूनिसेल्यूलर टाइप के हैं। दूसरी साइड आइए, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, बहुकोशिकीय जीव, जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप्स की सेल्स, ऐसे बहुत सारे नंबर में ज़्यादा सेल्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, उन सेल्स की अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप मल्टी सेलुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें एक ही प्रकार की सेल्स हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें बहुत सारे टाइप की हैं उनको मल्टी सेल्युलर। एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एल्गी। एल्गी को क्या बोलेंगे, शैवाल। दूसरा एग्जाम्पल फंजाई, कवक। तीसरा प्लांट। चौथा एनिमल। ये चारों किस में आते हैं, एनिमल में ह्यूमन बींग्स यहीं आ जाएंगे, मैमल्स यहीं आ जाएंगे, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, मछली, सब यहीं पर आ जाते हैं, मेंढक एनिमल्स में आ जाते हैं। ठीक है, देखो प्लांट को कैसे, मैम प्लांट को कैसे बोल दिया आपने अलग अलग टाइप की, भैया क्या प्लांट दिखने में एक जैसा लगता है, नहीं मैम, प्लांट में स्टेम अलग दिखता है, रूट अलग दिखती हैं, लीफ अलग दिखती हैं दिखने में, तो अलग अलग टाइप की सेल्स, तो अलग अलग टाइप की सेल्स वाले को क्या बोलेंगे, और बहुत सारी सेल्स तो क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ा हमने कि लिविंग, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग, और लिविंग का फर्स्ट करेक्टर कि जितने भी लिविंग्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए, लाइव सेल्स होनी चाहिए। वो सेल्स दो टाइप की होंगी, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। बट इन सेल्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स दो भागों में बटेंगे, या तो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होंगे, या बहुत सारी सेल्स बहुत सारे टाइप्स की, तो वो मल्टी सेलुलर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था लिविंग होने का, कि उसमें क्या होनी चाहिए थी, उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन या उसमें लाइव सेल्स, उनमें जीवित कोशिका होनी चाहिए थी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ यहाँ का, ज़रा बताइए कि पहला कैरेक्टर, पहला लक्षण आपको क्लियर हुआ। आप बोलेंगे, आप जरा, मैं क्या आप बोलेंगे, मतलब आप ही बोलिए जल्दी, कि जल्दी बताइए कि आपको पहला कैरेक्टर आपको क्लियर हुआ कि भाई लिविंग सेल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, अब लिविंग होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, लाइव सेल्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पे मैंने लिखा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें दूसरा क्राइटेरिया, उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें जीव द्रव्य होने चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जीव द्रव्य, हाँ जी, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में लिखेंगे जीव द्रव्य। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आपको पढ़ना है।
हाँ जल्दी बताएं, समझ में आया आपको फर्स्ट कैरेक्टर? तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलूँ कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मुझे पता था आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मैम लिविंग तो वही होता है जो सांस ले खाना खाए जिसकी ग्रोथ हो। नहीं नहीं, यही तो होता है बायोलॉजी स्पेशल का मतलब। बायोलॉजी स्पेशल बैच ऐसे ही नहीं बना दिया मैंने, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगी मैं आपको, कुछ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चलो तो चले नेक्स्ट। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने बोला कि लिविंग वही जिसमें लाइव सेल्स हों, लिविंग वही जिसमें प्रोटोप्लाज्म हो, जिसमें जीव द्रव्य हो। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पर आओ, इस डायग्राम को भूल जाओ। आप सब जानते हैं ऐसे एक सेल की मेम्ब्रेन होती है। यस मैम, सब जानते हैं। एक कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करने वाली कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर ऐसे एक लिक्विड पाया जाता है, एक प्लाज्म पाया जाता है, उसको बोलते हैं आप प्रोटोप्लाज्म। आप क्या बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्म होता है, जो द्रव्य होता है, उसको जीव द्रव्य या उसको प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला मैंने? इसको आप यहाँ पर बना लीजिए कि ये क्या, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कोशिका झिल्ली है। इसको आप हिंदी में कोशिका झिल्ली लिखना। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर ऐसे मैंने ये पिंक कलर से एक लिक्विड बना दिया। देखो एक होता है साइटोप्लाज्म, वो अलग होता है। ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी मैं। ये होता है प्रोटोप्लाज्म। आपसे कोई प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन पूछे, आप क्या जवाब देंगे? आप बताओगे कि प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो कहाँ पर होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड होता है। भाई ये कोशिका है, इस कोशिका के बाहर सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको मैंने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो आप बताओगे ये प्रोटोप्लाज्म, एक पॉइंट ध्यान से सुनना, ये प्रोटोप्लाज्म लिक्विड भी होता है, तरल भी होता है, लेकिन साथ साथ में ये सॉलिड भी होता है, ये ठोस भी होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी लिक्विड, अर्ध द्रव्य। इसको सेमी लिक्विड बोलेंगे आप। आपसे कोई पूछ ले कि वो लिक्विड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो सेमी लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है, आप बताएंगे प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये तरल भी है और ये ठोस भी है। अब तरल और ठोस दोनों कैसे हैं, तो आप क्या याद रखेंगे? ये अर्ध द्रव्य है, सेमी लिक्विड है, ये अर्ध द्रव्य है। ठीक है, और अर्ध द्रव्य कैसे हुआ, ये रहा मेरा नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य सेमी लिक्विड होता है, अर्ध द्रव्य होता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखो इस लाइन पे आप गौर फरमाना ज़रा, इस लाइन पे गौर फरमाना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, इसी लाइन में आपका आंसर छुपा है। और ये लाइन एज ए स्टेटमेंट यूपीएससी या पीसीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो एक ट्रू है, तो स्टेटमेंट में इसको डाल देते हैं कभी कभी। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 3 नए टर्म पढ़े आपने, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं। साइटो का मतलब होता है कोशिका। इस साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। ध्यान से सुनना मेरा एक एक पॉइंट, इसको बोलेंगे आप क्या? कोशिका द्रव। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है कोशिकांग, वो अंग जो कोशिका के हैं, जो कोशिका के अंदर होते हैं, वो ऑर्गेनेलीज छोटे छोटे। देखो ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये क्या होते हैं? ये सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जाने जाते हैं। ये एक मैंने सेल बनाई, देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को ऐसे। मैंने एक सेल बनाई, इस सेल का एक मेम्ब्रेन बना दिया, इस सेल के सेंटर में मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैं अलग कलर के पेन से बता रही हूँ आपको, क्या बताना चाह रही हूँ वो समझना मेरा पॉइंट। कि ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड होगा और कुछ लिक्विड ऐसे बाहर होगा।
और इसके अंदर मान लो यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ आपका राइबोसोम है, यहाँ आपका लाइजोसोम है, यहाँ पर आपका प्लास्टिड अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पर आपकी ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब क्या होते हैं? ये सब सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, ये सब कोशिकांग होते हैं। जब मैंने इस लिक्विड को और इन सेल ऑर्गेनलीज को एक साथ लाया तो मैंने उसको नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। देखो इसको बड़ा सरल परिभाषा में समझो। अगर आप सिर्फ इस लिक्विड को काउंट कर रहे हैं, कौन सा लिक्विड? ध्यान से सुनना, कौन सा लिक्विड? जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, भाई ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है चारों तरफ, है ना, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अलग कलर के पेन से समझो, नहीं समझ में आएगा आपको ऐसे जो बच्चे बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है। देखो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो लिक्विड है ना, इसको मैंने बोला है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। लेकिन जब मैं इस कोशिका द्रव के साथ मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको काउंट किया तो क्या बना? प्रोटोप्लाज्म बना। ये लिक्विड तो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, लेकिन ये ऑर्गेनलीज क्या हैं? सॉलिड हैं। ये क्या हैं? ठोस। तो ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया? लिक्विड, लेकिन ये ऑर्गेनलीज क्या हो गए? सॉलिड। तो सॉलिड प्लस लिक्विड बन गया, इसीलिए मैम ने इसको नाम क्या दिया? सेमी लिक्विड, अर्धद्रव्य का नाम दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? कभी आपसे एक स्टेटमेंट पूछे कि साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनलीज, कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग, कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन दोनों को मिलाते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनलीज इज इक्वल टू, आप क्या बताएंगे? इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू जीव द्रव्य। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? या दूसरा पॉइंट आपका क्या बना कि जब आपसे पूछे कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं, आप बताओगे उसके लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं, आप बताओगे ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज का मतलब छोटे छोटे कोशिकांग। वो क्या होते हैं? वो ठोस अवस्था में होते हैं। वाइटल का मतलब होता है वो जैविक होते हैं, वो काम करते हैं अपने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम होगा, राइबोसोम का अलग काम होगा। और एक्टिव, वो सक्रिय होते हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अब बताओ क्या आपको एक बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो वापस स्लाइड पे। मैंने बोला कि लिविंग होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया मैंने कहा कि उसकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए जरा, ये न्यूक्लियस के बाहर ये 3-4 आपके क्या हैं? ये कोशिकांग हैं। देखो मैंने इस डायग्राम में साफ दे रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम, और ये बीच में एक लिक्विड। जब ये लिक्विड कौन सा है? ये लिक्विड है मैम साइटोप्लाज्म, है ना, कोशिका द्रव, है ना। जब इस साइटोप्लाज्म के साथ मैंने इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया तो मेरे सामने क्या निखर के आया? मेरे सामने प्रोटोप्लाज्म निखर के आया। तो लिविंग वही जिसकी सेल्स के अंदर क्या हो? एक द्रव्य हो, एक जीव द्रव्य हो, और उस जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म और सॉलिड पार्ट को ऑर्गेनलीज, और इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब एक बहुत ही ज़्यादा एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, ज़रा इस स्टेटमेंट को पढ़ो। प्रोटोप्लाज्म इज़ ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनना, प्रोटोप्लाज्म इज़ ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। और ज़रा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। क्या इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे, यह एक लिखिएगा ज़रा, अगर आप लिख रहे हैं तो, यह एक भौतिक, यह एक भौतिक जीवन का आधार है। यह एक भौतिक जीवन का आधार है। देखो आप क्या बोलते हैं बच्चों? आप बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
है ना, यह बात आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप एक टर्म जोड़ देते हैं, क्या टर्म आपने जोड़ दिया कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। आपसे पूछे आप थोड़ा सा हिंदी में इसको सही करना, हिंदी में इसको आप लिखेंगे ये इट इज़ ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, तो इसकी हिंदी हो गई यह एक जीवन का भौतिक आधार है। इसको लिखना, जीवन का भौतिक आधार है, यह एक जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जब आप एक फिजिकल टर्म जोड़ देते हैं, अगर आपसे पूछे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, बट पूछे फिजिकल बेसिक यूनिट किसको बोला, आप क्या बताएंगे, वो प्रोटोप्लाज्म को बोला। वो किसको बोला, प्रोटोप्लाज्म का बोला। और ये लाइन किसने बोली थी, इसको आप स्टार करके लिख लीजिए कि ये लाइन किसने बोली थी। यही एग्ज़ाम में पूछी गई है, CDS के एग्ज़ाम में ये लाइन आई है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो एक सही है। इस लाइन के आगे आप लिख देंगे कि इट इज़ ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जिसको आपने हिंदी में क्या लिखा था, यह एक जीवन का भौतिक आधार है ना। ये लाइन बताई थी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले, इन साइंटिस्ट ने कहा कि भाई लिविंग सेल का जो बेसिक फिजिकल जो फिजिकल बेसिक है वो क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना के लिखो कि ये लाइन किसने की बोली थी, जूलियस हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी खोज भी जूलियस हक्सले ने की होगी, नहीं, इसकी खोज पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की। प्रोटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। लेकिन प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है, ये किसने बोला था, जूलियस हक्सले ने। इन्होंने कहा कि लाइव सेल हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन सेल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब उसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी होना चाहिए और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, किसने बोला, जूलियस हक्सले ने बोला। यह एक जीवन का भौतिक आधार है, किसने बोला, जूलियस हक्सले ने। इसकी खोज पुरकिंजे ने की। अब ज़रा बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, कि मैंने बोला कि 2 पॉइंट, पहला लिविंग क्या, लिविंग वही जिसके अंदर क्या हो, लाइव सेल्स हों। दूसरा पॉइंट लिविंग वही जिसके अंदर क्या हो, कोशिका द्रव हो, प्रोटोप्लाज्म हो। तो आपने आज लिविंग के कितने कैरेक्टर पढ़े, हमने 2 कैरेक्टर पढ़े। कैरेक्टर नंबर 1, लक्षण नंबर 1, उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए। लक्षण नंबर 2, उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ऑन मंडे, संडे को कल क्लास नहीं है, तीसरा कैरेक्टर पढ़ाऊंगी कि लिविंग का 3rd कैरेक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हो जाते हैं लिविंग। नहीं, हम बात कर रहे हैं बबलू की। और बबलू का मतलब क्या हो गया कि बबलू में क्या क्या होना चाहिए, इसमें लाइव सेल्स भी हैं और इन सेल्स के अंदर बबलू जी के अंदर क्या भरा है, कूट कूट के प्रोटोप्लाज्म भरा है। ठीक है, अब ज़रा हम रिपीट करते हैं 2 मिनट की, मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा 2 मिनट में। कितने सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। आप ज़रा आंसर देना, तब मैं आपको समझूंगी कि आपको क्लास कितनी। मैम प्रोटोप्लाज्म न्यूट्रिशन का काम करता है, यस बिल्कुल करता है। इसके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। आप साइटोलॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगी एक एक डिटेल में वापस पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ज़रा जल्दी से बताइए मेरे क्वेश्चन नंबर 1, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। मैम, टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। नेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज का टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज का। नेक्स्ट, किसने दिया, लैमार्क एंड ट्रेम्यूनेस ने। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। हमें कितनी ब्रांचेस पढ़नी है, मेन 4 ब्रांचेस। सबसे मेन जूलॉजी होती है, वो आगे बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, अरिस्टोटल। बुक का नाम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इसे बोलते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांच कौन सी, बॉटनी। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टिस। कौन सी बुक, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। नेक्स्ट आप याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, वायरस एंड बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, बबलू कौन है, ये बबलू एक लिविंग चीज़ है, एग्जाम्पल दिया है मैंने। इसके फादर एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, कैसे एक
बच्चे में उनके पेरेंट्स से कैरेक्टर आते हैं, फिर वो बच्चे से अगली जनरेशन में कैसे जाते हैं, फिर आगे कैसे जाते हैं, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट लिविंग के कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, उसमें लाइव सेल्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या कि उसमें प्रोटो सेल्स कितने टाइप की, दो टाइप की कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके बाद आपने पढ़ा कि दो टाइप के जीव होंगे, या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। इनका एग्जाम्पल्स, बट एक बात याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, वो क्या होती हैं, वो होती हैं बच्चों क्या, वो होता है एक बैक्टीरिया। एक बच्चा पूछ रहा है मैम प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी सेल्स को एनर्जी देने के काम करते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, हमारी सेल को एनर्जी, खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, सेल का सेंटर में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म। और इस लिक्विड के अंदर अगर आपने इन सबको काउंट कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया। और ये हमारी लाइफ का एक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है। ये किसने बोला सेंटेंस, जूलियस हक्सले ने, लेकिन इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे ने। अब बताओ आपको यहाँ तक की क्लास, आज तक की क्लास आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, तो मैं आगे चलूँगी। जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल नोट्स मिलेगा। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको नोट्स नहीं मिलेगा। हमने कितने कैरेक्टर पढ़ लिए लिविंग के, हमने 2 पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3rd नंबर कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को। मैम साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, एक एक पढ़ाऊंगी, अगर अभी जानना है तो जान लीजिए। ये जितने भी आपके जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन तक ये न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, अब एक बच्चा बोल रहा है मेरी आंखों में दर्द होने लग गया है। बच्चा, अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत सारे कोरोना के केसेस हैं। मैं भी दिल्ली जाकर क्लासेस नहीं ले सकती। ठीक है, हाँ, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे क्लास चलेंगी। बट मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चों को तो इससे भी समझ में आ गया होगा, है ना, इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। मैम क्या कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, आगे बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो टाइमिंग क्या होगा बच्चों, इस बैच का टाइमिंग है वो 6 से 8 ही होगा। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी। बट मंडे से इस बैच का टाइमिंग 6 to 8 PM ही होगा, 6 से 8 ही होगी। आज थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था, उसकी वजह से क्लास नहीं होगी। ठीक है मैम, मंडे को मैम मार्कर से पढ़ने में मज़ा आता है। बच्चा, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई, हम भी टीचर्स हैं, हमारी भी लाइफ है। हम लोग बिल्कुल वो थोड़ा ना रिस्क में डाल के मैं दिल्ली चली जाऊँ तो वहाँ से पढ़ाऊँ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा ये कि PPT में आपको ऐसी कैसी PPT आपको एज इट इज़ नोट्स में मिल जाएंगी। हाँ, ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मंडे मिलेंगे, बट मंडे में हमारी टाइमिंग क्या होगी, 6 to 8 PM। दीपक कुमार को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए प्लीज़, दीपक कुमार को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए। ये फालतू के बकवास कर रहे हैं यहाँ पे, ये बकवास खुद है, इन्हें खुद को नहीं आता है समझ में। ठीक है, ओके, चलो, आपका स्केड्यूल क्या होगा, तो जो टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन है उसके फ्रंट पेज पे आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, PDF मिलेगा। जब ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। मैम, बोर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता, आप सबको पता है लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक हमें यूटिलाइज़ करना है इस टाइम को और अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद मैं बहुत जल्दी बोर्ड पे पढ़ाने आ जाऊँगी। ठीक है, हिंदी में भी PDF मिलेगा, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, डोंट वरी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास
क्लास में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। कुछ आपने नए नए टर्म्स सुने हैं आज, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना, एनाटॉमी, उसके बाद आपने क्या क्या टर्म्स सुने, प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे नए टर्म्स अगर आपने सुने हैं तो इन सबको अपने कॉपी में नोट करें। और अगली क्लास में हम यहीं से करेक्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब जैसे ही करेक्टर ख़त्म हो जाएंगे लिविंग्स के, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। जो भी एक ब्रांच स्टार्ट करेंगे, इसमें से चारों ब्रांच में से जो भी ब्रांच स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यस, मैंने सबके कमेंट्स देखे हैं, डोंट वरी। आप लोगों को आपके आपस के कमेंट नहीं दिख रहे होंगे, बट मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। मंडे मिलेंगे अब।